जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी बूस्टर डोज के 8वें सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ 7वां लिखा है, 8वां सेशन है अपना और आपकी फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर मानव बस्ती। आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको पता है ये चैप्टर 4 नंबर का है, जिसमें से 3 प्रश्न आने की संभावना है, 1 और 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन। चलिए उसी आधार पर पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर। पहला है स्थान यानी साइट और स्थिति यानी सिचुएशन के मध्य अंतर बताइए। तो दोनों के बीच अंतर बताना है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, स्थान वो वास्तविक भूमि होती है जिस पर बस्ती बनाई जाती है। सीधी से सिंपल अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो। स्थान मतलब वो जगह जहां पर बस्ती यानी घर बसाया जाता है, गांव बसाया जाता है, जैसे एक पहाड़ी पर बसा गांव या मैदान में बसा गांव। स्थिति लोकेशन अपने परिवेश के संदर्भ में किसी स्थान पर अवस्थित कोई बस्ती जिन सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश के बीच बसी उन दशाओं को बस्ती की स्थिति कहा जाता है। यानी स्थिति यानी किस इलाके के अंदर है, वो तो जगह थी ऊपर वाली स्थान है। स्थिति का मतलब होता है किस क्षेत्र में बस्ती बसी है, वहां की परिस्थितियां कैसी होती है, वो स्थिति कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए कि बस्तियां होती है जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है, उनके वर्गीकरण का आधार क्या है। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो देखिएगा, बस्तियों के वर्गीकरण प्रमुख रूप से बस्तियों की जनसंख्या के आकार, गौर कीजिएगा, जनसंख्या का आकार और बस्तियों के निवासियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किया जाता है। तो 2 चीज आ गई इसमें, एक तो वहां की जनसंख्या और उनका दूसरा है काम, किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। भी मानव भूगोल में हम ह्यूमन सेटलमेंट्स, इन मानव बस्तियों को क्यों पढ़ते हैं। तो देखिएगा, मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन का मूल आधार है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का स्वरूप जो होता है वो उस क्षेत्र के वातावरण के संबंधों को प्रदर्शित करता है, इसलिए हमें इसका अध्ययन है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। अगला प्रश्न है छोटे के रूप में, रेखिक प्रतिरूप की बस्तियों के अवलोकनार्थ आप कौन से भूदृश्यों का चयन करेंगे। भी रेखिक पैटर्न देखना है बस्तियों का, तो आप कौन सी भूदृश्य देखेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, मतलब सीधी सी बात है। तो मैदानी भागों के सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर मार्ग होते हैं, उनके किनारे हैं, आपको पता है वहाँ पर रेखीय प्रतिरूप होते हैं। आपको याद भी आ रहा होगा इस प्रकार से भी, ये अगर कोई रोड है तो इसके चारों ओर इस प्रकार से जो बस्तियां बस जाती है वो क्या कहलाती है, रेखीय प्रतिरूप है, पैटर्न है, वो कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार प्रतिरूप किस प्रकार विकसित होते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप आपको पता है इस प्रकार से, जब बीच में कोई तालाब, झील आदि होता है और उसके चारों ओर इस प्रकार से बस्तियां बस जाती हैं। तो वृत्ताकार प्रतिरूप झील और तालाब आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती के बस जाने से विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि नगरीकरण से क्या तात्पर्य है और नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या होता है। तो देखिएगा, नगरीकरण से तात्पर्य है एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि से है। भी नगर के अंदर कितनी जनसंख्या है वो बढ़ गई है, और इस नगरीकरण का जो प्रमुख कारण है वो है गांव से नगरों की ओर स्थानांतरण या प्रवास। लोग किसी न किसी कारण से गांव से शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। प्रवास में हम उनके ऊपर अच्छे से बात कर चुके हैं। तो इसका प्रमुख कारण है गांव से नगरों की ओर प्रवास है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उपनगरीकरण क्या होता है। उपनगरीकरण यह एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य है वो शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर स्वच्छ और खुले क्षेत्रों में रहता है। सीधी सी बात है, उपनगरीकरण का मतलब होता है शहर के बाहर यानी परिधि जो होती है वहां का जो बसा हुआ इलाका है वो उपनगरीकरण कहलाता है। तो सिटी आपको पता है चारों तरफ से धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर जो जहां खेती हो रही है धीरे धीरे वहां पर नगर है वो बस जाते हैं। तो एक नया ट्रेंड है भी शहर से बाहर एक अच्छे पर्यावरण के अंदर वो निवास करना, ये लोगों की इच्छा रहती है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के उद्यान नगर का क्या नाम है और इसके बसाने में किस वास्तुविद का योगदान रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिए, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का उद्यान नगर है और इसकी स्थापत्य योजना को 1912 में अमेरिकन जो वास्तुविद था वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने तैयार किया था।
तो यहाँ तो दो ही प्रश्न, दो बात पूछी है भी, कौन सा है, तो कैनबरा हो गया। उस वास्तुविद का नाम की बात करें तो वाल्टर बर्ली ग्रिफिन हो गया। तो ये भी ध्यान रखिए वो कहाँ का था, अमेरिकन था, ये भी पूछा जा सकता है। और कब ये चीज़ हुई, तो 1912 में हुई। देखिए हम रिवीजन के उद्देश्य से हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से इस पर बात प्रकाश है वो डालता जा रहा हूँ। सन्नगर से क्या आशय है, और सन्नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी रूप में भी आ सकता है। मूलतः अलग अलग नगरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र बन जाता है जिसे सन्नगर कहा जाता है। और सन्नगर जो शब्दावली का प्रयोग 1915 में हुआ है, ध्यान रखिए इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1915 में, और किसने किया, पैट्रिक गिडीज ने किया था, पैट्रिक गिडीज ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्यारा प्रश्न है। 10वां, विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस किसे कहते हैं, और विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण है वो कौन सा है। तो देखिएगा, एक ऐसा बड़ा महानगरीय प्रदेश जिसमें कई सन्नगरों का समूह मिलता है और उसे विश्व नगरी कहा जाता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इस मेगालोपोलिस विश्व नगरी का विशाल नगर। एग्जाम्पल की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर से बोस्टन में, दक्षिण उत्तर से बोस्टन में और दक्षिण में वाशिंगटन तक, यानी बोस्टन से उत्तर से दक्षिण, बोस्टन से वाशिंगटन तक का जो नगरीय भूदृश्य है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, जो एरिया है वो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मेगा सिटी किसे कहते हैं, और विश्व के पहले मेगा सिटी होने का श्रेय है वो किस नगर को है। तो मेगा सिटी एक ऐसा महानगर जिसकी जनसंख्या नगर और उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो जाती है, उसे मेगा सिटी कहा जाता है। और विश्व का पहला मेगा सिटी होने का श्रेय 1950 में किसको मिला था, न्यूयॉर्क को मिला था। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद एक और प्यारा प्रश्न, 1991 में भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती के लिए निर्धारित मापदंड यानी उसकी विशेषता बताइए। तो नगर किसे कहते हैं, इसके लिए 1991 की जो अपनी पॉपुलेशन हुई, जो जनगणना हुई थी, उसके अंदर कुछ मापदंड है वो अपनाए गए थे, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। 4 बातें हैं इसकी विशेषता। पहला है कि सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या कोई भी अधिसूचित, यानी जो गवर्नमेंट सूचना जारी कर देती है, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र जो समिति होती है, इंग्लिश में कहते हैं इसको नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, कार्यरत हो। तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी याद रहे, वरना कम से कम इतना जरूर याद रखें, वो सभी स्थान जहां नगर पालिका हो, नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो, वो नगर होंगे। दूसरा, ऐसी बस्ती जिनमें कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हो, पॉपुलेशन 5000 तो हो। तीसरा, ऐसी बस्ती जिसमें निवास करने वाले 75% पुरुष की बात हो रही है, श्रमिक गैर कृषि कार्यों से जुड़े हो, खेती नहीं कर रहे हो, दूसरे द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय कहें वो कर रहे हो। और चौथा, ऐसी बस्ती जिसमें जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या 5000 हो कम से कम, जनसंख्या घनत्व 400 हो, और 75% पुरुष है वो गैर कृषि कार्यों में जुड़े हुए हो। तो ये बातें जिस पर लागू होती है वो नगर कहलाता है। एक अच्छा प्रश्न जो अपने मॉडल पेपर में भी था, नम बिंदु बस्तियां क्या है और इसके प्राप्त लाभों को लिखिए। तो सबसे पहले तो नम बिंदु बस्तियों की परिभाषा। साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोत जैसे नदी, झील, झरने आदि के समीप स्थित होती है, इन्हें ही नम बिंदु बस्तियां कहा जाता है। सीधी सी बात है, नदियों, झीलों और झरनों के पास स्थित बस्तियों को नम बिंदु बस्तियां कहा जाता है। आप और इजी कर लीजिए इस परिभाषा को, नदियों, झीलों, झरनों आदि के समीप स्थित बस्तियों को नम बिंदु बस्तियां कहा जाता है। और इसके लाभ की बात करें तो देखिए, पहला लाभ है कि निम्न बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने और वस्त्र धोने के लिए जल की आवश्यकता पूरी होती है। इन बस्तियों में नदियों और झीलें फसलों की सिंचाई हेतु जल प्रदान करती है और इन जल स्रोतों से मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो ये आपको पता है, अभी पास में नदी, झीलें, झरने हैं तो उनके क्या इस्तेमाल करते हैं पानी का, वही तो बताना है। प्रश्न की भाषा कैसी हो, उत्तर तो वही है जो आपको आता है अच्छे से। अगला प्रश्न देखिएगा कि ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किन्हीं 2 मापदंडों के आधार पर कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण है वो 2 मापदंडों के अनुसार इस प्रकार है। तो यहाँ देखिए, हम
यहाँ अभी तक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3 तरीके से। अगर 2 तरीके से पूछ ले तो आप इनमें से कोई 2 तरीके से। पहला है विन्यास के आधार पर, इसमें मैदानी गांव, पठारी गांव, तटीय ग्राम, जो वन गांव, मरुस्थलीय गांव प्रकार की बस्तियां होती हैं। आकृति के आधार पर बात करें तो आपको अच्छे से डायग्राम करके वीडियो में बता रखा है। रेखिक प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार, तारे के आकार, टी वाई, क्रॉस आकार प्रतिरूप, दोहरे ग्राम प्रकार की बस्तियां होती है। काम के आधार पर बात करें तो जिस गांव में खेती ज़्यादा होती है वो कृषि गांव हो गया, जहाँ मछुआरे ज़्यादा रहते हैं वो मछुआरों का गांव हो गया, जहाँ लकड़हारे ज़्यादा हैं वह लकड़हारों का गांव हो गया, और जो पशुपालन का काम करते हैं वो पशुपालकों के गांव हैं वो हो जाते हैं। तो उनके विन्यास, आकृति और कार्य के आधार पर हम ये चीज़ें बता सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, सामान्य सा प्रश्न है वो। तो अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों की 6 प्रमुख समस्याएं लिखिए, अथवा विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्या बताइए। कैसे भी प्रश्न आ जाए उत्तर वही रहेगा। तो मेन है ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं क्या रहती है, गांव की समस्याएं बतानी है, जो आपको लग रही है वो बता दीजिए, बस उसमें कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक तो जल की अपर्याप्त आपूर्ति, दूसरा जल जनित बीमारियां जो हैजा पीलिया, ये भी प्रश्न बन जाता है। कोई 2 जल जनित बीमारियां बताएं तो हैजा पीलिया ये खराब पानी की वजह से होता है, तो जल जनित बीमारियां हैं वो गांव में ज़्यादा होती है। सिंचाई सुविधाओं की गांव में कमी होती है। शौचालय और कचरा निस्तारण की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल नहीं होती। मकानों में उपयुक्त वायु सहवहन यानी वेंटिलेशन का अभाव होता है। कच्चे सड़कों की अधिकता होती है। आधुनिक संचार के साधनों की कमी होती है। आपातकाल सेवाओं की कमी होती है। शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है और चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है। तो इनमें से कोई भी आप अपने हिसाब से, सीधी सी बात आप समझिए, गांव में आपको कौन कौन सी समस्याएं लगती है वो बातें आपको इसमें लिखनी है। जरूर नहीं भी आप इसी प्रकार से लिखें, आपके गांव की जो समस्याएं हैं वो लिख दीजिएगा, क्योंकि समस्याएं तो लगभग सेम सी रहती है गाँव की। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्या, अभी हमने समस्याओं की बात की, ये बहुत प्यारा प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के उपाय बताइए। तो दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो कुछ उपायों की बात करें तो कम से कम मैं चाहूँ भी 2-3 उपाय जरूर आप याद रखिए। पहला है ग्रामीण बस्तियों में बड़ी टंकियों का निर्माण कर घरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। सीधी सी बात है, आप ऐसे लिख दो चाहिए भी गाँव के अंदर वाटर वर्क्स की उचित सुविधा हो ताकि पीने के लिए अच्छा पानी मिल सके। दूसरी बात करें कि ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन के स्तर को सुधारना चाहिए। वहाँ रोजगार और शिक्षा के अवसर, यानी सीधी सी बात आप लिख दो, गांव के अंदर रोजगार और अच्छे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक घर में शौचालय और कचरा निस्तारण की व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। जैसे होता है नगर पालिका में, नगर पालिका की गाड़ी आती है कचरा उठाती है, तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो गाँव के अंदर भी पंचायत के माध्यम से होनी चाहिए। ग्रामीण बस्तियों में स्कूल और चिकित्सालय की सुविधा होनी चाहिए। ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक संचार के साधनों की सुविधा है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप 3 तो कम से कम आप तैयार कर लीजिएगा। अगला और एक प्यारा सा प्रश्न है कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं और उनके कारणों को बताइए। गौर कीजिएगा, 2 चीजें चल रही है इस प्रश्न के अंदर। चाहे इंडिया की बात आए, कोई भी विकासशील देश, नगरीय बस्तियों की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या और उनके कारण, भी समस्या बताइए और उस समस्या का कारण बताना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप पहले हेडिंग बना सकते हैं इस प्रकार, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं निम्न है। पहला, अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण, यानी पैसों की कमी है भैया। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण अधिकांश नगरों के निवासियों को आधारभूत सामाजिक ढांचागत सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती। तो क्या हो रहा है, कारण और समस्या, कोई कारण है भी, वित्तीय संसाधनों की कमी है इसलिए लोगों को आधारभूत सुविधाएं हैं, आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, आधारभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती है, अच्छा रहने को मकान भी नहीं मिल पाता। दूसरा है उपलब्ध स्वास्थ्य और जो शिक्षा सुविधाएं हैं वो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन यापन कर रही जनसंख्या की पहुंच से बाहर है। जो भी हॉस्पिटल और एजुकेशन की सुविधा है वो बीपीएल परिवार को अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तीसरा है कि बेरोजगारी बढ़ने और शिक्षा की कमी के कारण अपराध बढ़ जाते हैं। जब रोजगार नहीं होगा तो वो किसी न किसी तरीके से जो व्यक्ति है वो गलत रास्ते पर चला जाता है। चौथा है भी पुरुष प्रधान प्रवास के कारण भी गांव है वो रोजगार, गांव से पुरुष है वो ज़्यादा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। नगर में जनसंख्या का लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है, तो गांव के पुरुष जब शहर के अंदर आएंगे तो सीधी सी बात है पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं की तो उतनी ही है, तो इससे क्या लिंगानुपात है वो गड़बड़ा जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, आप
ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 पॉइंट। आपको प्रश्न की भाषा समझ में आएगी ना तो आप अपने हिसाब से भी लिख लेंगे। कोई ज़रूर नहीं भी आप जैसे किताबों में लिखा है या जो मैं बता रहा हूँ भी आप उसी के अकॉर्डिंग करें, वो कोई ज़रूर नहीं है। अगला प्रश्न और देखिए, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों को किन किन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले हमने सामाजिक सांस्कृतिक की बात की, अब हम पर्यावरणीय समस्याओं की ओर बात करें तो देखिएगा, विभिन्न कार्यों और पीने के लिए जल की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है। घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित होती है। गांव में आज भी लकड़ी और कोयले के सहारे काम किया जाता है, तो भैया हर जगह सिलेंडर होगा तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो आज भी ये समस्याएं हैं, घरों में सिलेंडर पड़े हैं तो वही बात है, सिलेंडर भराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है भाई। तीसरा है, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट को सामान्य सीवर व्यवस्था में डाल दिया जाता है। इसे बिना शोधित किए अनिश्चित स्थानों पर डालने से जल प्रदूषण और संक्रामक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। तो जो भी उद्योगों का या घरेलू अपशिष्ट होता है वो ऐसे ही डाल दिया जाता है गांव के बाहर या कैसे, तो उससे बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। नगरों में विशाल कंक्रीट के ढांचों की प्रमुखता मिलने से नगर के आंतरिक भाग अधिक गर्म होते हैं। मैं बीच में गांव की बात आ रही है, ये शहरों की बात हो रही है यहाँ पर। तो लगभग जो गांव में हम पर्यावरण की समस्याएं समझते हैं उसी प्रकार की, हाँ थोड़ी जटिल है, ज़्यादा समस्याएं हैं सिटी में। एक ध्यान रख लीजिए, ये चौथा पॉइंट छोटे प्रश्न के रूप में भी इंपॉर्टेंट है अलग से। तो देखिएगा, नगरों में विशाल कंक्रीट के ढांचों की प्रमुखता मिलने से नगर के आंतरिक भाग अधिक गर्म होकर उष्णद्वीप हीट आइसलैंड के रूप में कार्य करने लगते हैं। इसका मतलब समझ गया। आपने देखा होगा सिटी, गांव के अंदर तो फिर भी कच्चे मकान झोंपड़े मिल जाते हैं, सिटी के अंदर तो सारे ही ईंटों से या पत्थरों से बने हुए, मार्बल लगा है, सब चीज़ यानी कंक्रीट के ढांचे यानी जो स्ट्रक्चर है वो बनी हुई है, और वो आपको पता है वो जल्दी गर्म होते हैं। तो आप देखेंगे सिटी का जो अंदर का जो हिस्सा होता है, मध्य का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा गर्म होता है बाहरी क्षेत्र की बजाय। तो ये मतलब होता है भी हीट आइसलैंड का मतलब ये है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 19वां क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की आर्थिक समस्या, हमने सामाजिक समस्याओं की बात की, हमने पर्यावरण की समस्याओं की बात की। तीसरा है आर्थिक समस्याएं क्या है। तो विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का नगरों की ओर, सीधी सी बात है, गांव में रोजगार नहीं मिलता तो आदमी काम की तलाश में शहरों की ओर आता है, और वो क्या कहलाता है, प्रवासी कहलाता है। और ये प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि है वो कर देती है। भी सिटी के अंदर भी रोजगार की तो पहले ही समस्या है, और ये गांव से और आ जाते हैं तो ये समस्या और विकराल रूप है वो धारण कर लेती है। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर क्या है। WHO ने स्वस्थ शहर की परिभाषा दी है भी, उसमें कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए। तो 2-3 याद जरूर रख लीजिएगा। पहला है कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए शहर का। दूसरा है सभी निवासियों को आधारभूत सुविधा है वो मिलनी चाहिए। तीसरा है स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी हो, समाज के लोगों को उससे जोड़ा जाए। चौथा है भी सभी निवासियों के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा हो, यानी सबको स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा है वो अच्छे से मिले। तो ये एक स्वस्थ शहर की WHO के अनुसार सुविधाओं की बात की गई है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। अगली बात देखिए, सहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती के मध्य अंतर लिखिए। सहत बस्ती जिसमें पास पास की बात आती है, और प्रकीर्ण जो बिखरी हुई। सहत बस्ती, इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। ऐसी बस्तियों का विकास उपजाऊ मैदानों या नदी घाटियों के सहारे होता है, और यहाँ रहने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं और उनका व्यवसाय भी समान होता है। प्रकीर्ण बस्ती की बात करें तो इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे से दूर होते हैं और 2 मकानों के मध्य प्राय खेत होते हैं। सीधी सी बात है, अपने अपने खेत में ढाणी बना ली। इस प्रकार की बस्ती में एक पूजा स्थल अथवा बाजार इनको आपस में बांधता है। कोई मंदिर होता है तो वहाँ पर सारे वो ढाणी वाले जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो सहत का मतलब पास पास और प्रकीर्ण का मतलब दूर दूर, यही है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर रणनीति की कौन कौन सी प्राथमिकताएं बताई है। संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP ने नगर की रणनीति को लेकर कौन सी प्राथमिकताएं बताई है, उस पर भी गौर करें तो ध्यान दीजिएगा। पहला है कि नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थलों में वृद्धि हो, शहर के जो गरीब हैं उनके लिए भी जैसे जो सराय होते हैं उनकी व्यवस्था हो। दूसरा, आधारभूत नगरीय सुविधाएं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सफाई व्यवस्था उनको उपलब्ध होनी चाहिए।
तीसरी बात आती है भी महिलाओं की मूलभूत और राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार होना चाहिए। चौथा, ऊर्जा उपयोग, बिजली की बात आ गई। वैकल्पिक परिवहन तत्वों को विकसित करना चाहिए। वायु प्रदूषण कम से कम होना चाहिए। तो 2-4 पॉइंट आप जरूर अच्छे से इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों की स्थिति और विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को समझाइए। आप चाहते हैं ग्रामीण बस्तियों का डेवलपमेंट अच्छा सा हो तो कौन से कारक हैं वो इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। तो हम कई कारक पढ़ लेते हैं, कोई 3 आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए। जल आपूर्ति, ग्रामीण बस्तियां नदियों, झीलों और झरनों के समीप स्थापित होती है। क्यों? क्योंकि वहां के निवासियों को पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने और कृषि भूमि पर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। हाँ, ऊपर याद कीजिए नम भूमि वाला बात आ गई ना, यही ऊपर हमने किया है उस पॉइंट को। इन्हीं जल स्रोतों से यहाँ के निवासी भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं और आवागमन के लिए जल यातायात का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वही नम भूमि भी पानी का इस्तेमाल बताना है। जमीन की बात आ गई, भूमि, मानव अपनी बस्ती बसाने के लिए ऐसे स्थल का चयन करता है जहाँ की समीपवर्ती भूमि है वो खेती के लिए उपयुक्त हो और उपजाऊ हो। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश भागों में बस्तियों की स्थिति है वो कहाँ मिलेगी आपको? नदी घाटी क्षेत्रों में। तो नदियों के पास जो बस्तियां बसती है उसका कारण यही है। और ऐसा करने से ग्रामीण बस्तियों के निवासी है वो कृषि कार्य कर अपना जीविकोपार्जन है वो आसानी से कर लेते हैं। इसी प्रकार उच्च भूमि के क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ से बचने के लिए इंसान क्या करता है? ऊंचे भूमि के क्षेत्रों का चुनाव कर लेता है ताकि जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाए। तो नदी बेसिन के निम्नवर्ती भागों में अधिवासों को जो अधिवास होते हैं यानी बस्तियां हैं वो नदी वेदिकाओं और तटबंधों पर इसलिए स्थापित किया जाता है क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं और जहां गृह निर्माण सामग्री आसानी से मिल जाए। ऐसे क्षेत्र जहां गृह निर्माण में यानी घर बनाने में प्रयुक्त सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इंसान वहां पर भी मकान बना लेगा। या कहाँ मकान बनाएगा? जहां सुरक्षा मिले उसको, राजनीतिक अस्थिरता यानी युद्ध, लड़ाई, ऐसी आतंकवाद वाली समस्याएं नहीं हो, जहां शांति से अपने परिवार के साथ सुरक्षात्मक दृष्टि से आदमी रह सके, ऐसी जगह का चुनाव है वो व्यक्ति करता है। तो भारत में अधिकांश जो दुर्ग आपने देखा होगा, जो किले हैं वो ऊंचे स्थानों और पहाड़ियों की चोटियों पर स्थापित किए गए हैं, ये इसके कारण हैं। तो इस प्रकार से ये 5 कारण हैं मानव बस्तियों के विकास को जो प्रभावित करते हैं। तो आप कम से कम 3 और सामान्य बातें आप इसके बारे में उसके अंदर आप लिख सकते हो। PDF है वो पहले ही ये चीज़ें टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ, दोबारा डाल दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मेरा काम है भी जल्दी से आपका रिवाइज करवा सकूं जितने मेरे से प्रयास हो सकता है। और उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और भूगोल की एक मॉडल आंसर कॉपी भी डाल चुका हूं, आप भी देखिए, अपने दोस्तों साथियों को बताइएगा, ठीक है भी, किस प्रकार से उत्तर है वो बोर्ड परीक्षा के अंदर लिखने चाहिए। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।